नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे इस YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली दरबार में आप किसी भी जानकार से बात करिए तो एक बात जरूर कहेगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मोदी जी गुजरात नहीं हार सकते। और अगर गुजरात हार भी गए तो भी विपक्ष को तोड़ फोड़ करके, जोड़ तोड़ करके, तिगड़म लगा के अपनी सरकार बना कर रहेंगे। तो ऐसा क्या है गुजरात में? क्या गुजरात एक तोता है जिसमें मोदी जी की जान बसी हुई है, या गुजरात में मोदी जी के या शाह साहब के कई राज दबे हुए हैं, या ऐसी फाइलें हैं, प्रोजेक्ट्स हैं जो पिछले 20-22 साल से, जिसमें बहुत से रहस्य हैं, घपले हैं, जिनको छुपाना जरूरी है। आखिर ऐसा क्या है कि अगर गुजरात चला गया हाथ से मोदी के तो सब कुछ लुट गया। अब ये सवाल इसलिए भी बड़ा है क्योंकि पिछली बार मोदी जी गुजरात में हारते हारते बचे। अगर 10-12 सीटों का हेरफेर हो जाता तो शर्तिया गांधीनगर में बीजेपी नहीं, कांग्रेस की सरकार स्थापित हो जाती। और इस बार बीजेपी की पोजीशन और भी ज्यादा टाइट है क्योंकि एक तीसरा प्लेयर कूद गया है, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल। और ये देखने में आ रहा है कि आम आदमी पार्टी शहरों में बीजेपी को काट रही है और उधर देहात में, रूरल एरियाज में बड़ी तेजी से कांग्रेस जमीन पकड़ रही है। दोनों तरफ से बीजेपी घिरी हुई, और ऐसे में अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो गुजरात मोदी जी के हाथ से निकल सकता है। और सवाल फिर वही आके खड़ा हो गया कि अगर गुजरात हाथ से निकला तो फिर मोदी जी का क्या होगा, अमित शाह का क्या होगा? और ये बड़ा सवाल है और इस पर पहली बार राज उगलने जा रहे हैं गुजरात के बहुत ही नामी गिरामी, बहुत ही सीनियर पत्रकार आर.के. मिश्रा। आज बड़े खुलासे करेंगे कि आखिर फिर मोदी का क्या होगा और क्या वाकई गुजरात में पोजीशन टाइट है, कुछ भी हो सकता है। और अगर हुआ तो क्या होगा मोदी जी का? मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी खबर, एक बहुत बड़ा खुलासा, और शायद बेहद चौंकाने वाला भी। अब क्या गुजरात निकलता है? और अगर गुजरात हाथ से निकल रहा है तो फिर मोदी जी का क्या होगा? और मुझे लगता है आर.के. मिश्रा जो 1980 से पिछले 40-42 बरसों से मोदी जी को कवर कर रहे हैं, उनकी कवरेज कर रहे हैं पत्रकार के तौर पर, और बहुत हिम्मती हैं, ये जो भी बोलेंगे आंखें खोल देंगे आज हमारी, आपकी, सबकी। लेकिन उससे पहले क्या होगा मोदी जी का, उस पर तो आएंगे मिश्रा जी। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आखिर गुजरात में है क्या। ये जो किला है बीजेपी का, न्यू बीजेपी का जो किला है, मोदी और शाह जिसके मालिक मुख्तार हैं, जिसकी बुनियाद गुजरात में है, उस गुजरात में ऐसा है क्या? कौन से हीरे जवाहरात हैं जो दबे पड़े हैं इस बुनियाद में, जिसको लेकर मोदी जी परेशान हैं? एक बार इसको समझना दोस्तों बहुत जरूरी है। अब दोस्तों, मोदी जी और शाह साहब का जो पिछले 8 वर्षों से साम्राज्य है, जो उनका पॉलिटिकल एम्पायर है, जहां उन्होंने बीजेपी पर कब्जा किया, अडवाणी बाहर, जोशी बाहर, शोरी बाहर, सिन्हा बाहर, सबको बाहर करके और बहुतों को हैसियत दिखा के, जता के जो उन्होंने कब्जा किया है और नई बीजेपी बनाई है। और आप ये कह सकते हैं कि आज की तारीख में इस मुल्क में इन दो व्यक्तियों से ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं है, इसको स्वीकार करना होगा। अब ये जो साम्राज्य है, इसकी सीट ऑफ पावर अगर आप कहें तो वो दिल्ली में है। जो कैंप ऑफिस है मोदी जी का, वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे के शहर बनारस में उनका कैंप ऑफिस है। लेकिन जो उनका बेस है, बेस स्टेशन है, वो दिल्ली में नहीं है, वो गुजरात में। और यहीं पर वो पावर स्ट्रक्चर है जहां से वो हिंदुस्तान को संभालते हैं। यानी सब कुछ, उनका जो बेस वो गुजरात से ऑपरेट करता है। इसीलिए कुछ लोग दिल्ली दरबार में मोदी शाह के लिए अक्सर इस्तेमाल करते हैं गुजरात लॉबी। तो गुजरात लॉबी का जो बेस है वो
गुजरात में। और इसी बेस को समझने की हम कोशिश करेंगे कि वो पावर नेटवर्क क्या है, मोदी जी का वो पॉलिटिकल नेटवर्क क्या है, मोदी जी का वो सोशल नेटवर्क क्या है, वो ताकत क्या है जिसके बल पर आज हिंदुस्तान पर वो काबिज है। अब दोस्तों एक बात मैं और क्लियर करना चाहता हूं कि 1995 में जब गुजरात में बीजेपी आई, उसकी सरकार बनी अपने दम पर, तो कई बड़े नेता थे और मोदी जी की तब हैसियत नहीं थी, क्योंकि केशुभाई पटेल बहुत बड़े नेता थे, शंकर सिंह वाघेला बहुत बड़े नेता थे, काशीराम राणा बहुत बड़े नेता थे, ऐसे कई नेता थे। लेकिन मोदी जी जब गुजरात में भूकंप आया और उसके बाद 2001 में वो मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने गुजरात में स्ट्रक्चरल चेंजेस किए। आप यूँ कह सकते हैं कि पावर नेटवर्क को पूरी तरह से उसको बदल दिया। और सबसे पहले उनकी निगाह पड़ी कोऑपरेटिव्स पर, सहकारिता पर। और एक चीज़ मैं बताऊं यहाँ पर कि गुजरात में जो दूध है, दूध मिल्क डेयरीज हैं, जैसे अमूल का आपने नाम सुना होगा, और भी कई हैं, दुग्ध सागर है, हर ज़िले में कोई ना कोई बड़ा अमूल जैसा संगठन है सहकारिता का। और तकरीबन 34-35 लाख किसान इस दूध डेयरी से जुड़े हुए हैं, 34-35 लाख। इसकी पोटेंशियल को मोदी जी ने सबसे पहले जज किया चीफ मिनिस्टर के तौर पर, और डेयरी में अपने आदमी बैठाने शुरू किए, ऐसा लोग कहते हैं। बैंक्स पर फिर काबिज हुए, और आपने सुना होगा कि एक बड़े कोऑपरेटिव बैंक पर अमित शाह थे। और आज गृह मंत्रालय के साथ साथ एक मंत्रालय जो नया बनाया गया, वो कोऑपरेटिव का मंत्रालय बनाया गया अमित शाह के लिए। तो बैंक्स, कोऑपरेटिव, फिर ये एपीएमसी का मतलब जो कृषि मंडियाँ हैं गुजरात में, उस पर भी कब्जा। ये कब्जा वोट बैंक का भी था, रसूख का भी था। और अगर आप कॉरपोरेट देखें, इस पर भी फोकस किया। अडानी, ज़्यादा कुछ कहना नहीं है, आज हिंदुस्तान के सबसे अमीर आदमी हैं, दुनिया के नंबर 2 अमीर आदमी हैं। उसके बाद रिलायंस यानी मुकेश अंबानी, फिर टॉरेंट, ऐसे कई और कॉरपोरेट्स हैं जो कहीं ना कहीं साहिब के हाथ में हैं और गुजरात में हैं। बिजनेस अगर आप देखें, आप लोग अक्सर अखबार में पढ़ते होंगे कि कोई भी ठेका हो, चाहे पार्लियामेंट का नक्शा बनाना हो, सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट हो, या बनारस में कोई ठेका हो, या किसी और स्टेट में ठेका हो, बीजेपी की सरकार में ज़्यादातर आर्किटेक्ट्स, डिज़ाइनर, ठेकेदार सब गुजरात के होते हैं। वो एक बड़ी कॉन्ट्रैक्टर लॉबी, एक बड़ी बिल्डर लॉबी खुद उन्होंने डेवलप करी, खुद उनके सीधे संपर्क में है। और फिर ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस, चाहे वो सूरत में डायमंड इंडस्ट्री हो गया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, सारे ट्रेड जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ट्रेड बॉडीज़ हैं, व्यापार मंडल हैं, वहाँ भी हर आदमी डायरेक्ट साहब के फ़ोन पर सीधे संपर्क में है। अगर आप इंडिविजुअल्स देखें तो बड़े स्टॉक ब्रोकर्स हैं, आपने देखा होगा राकेश झुनझुनवाला जो अब नहीं रहे, सीधे मोदी जी से मिलने गए थे, तस्वीरें आई थी, वायरल हुई थी। फाइनेंसियर्स, जो गुजरात की मेन पावर है, फाइनेंसियर्स उनके टच में रहते हैं। प्रोफेशनल्स जो हैं, आर्किटेक्ट, डिज़ाइन, डॉक्टर्स, बहुत से ऐसे नाम हैं। एडवर्टाइजर्स, आज भी मोदी जी का जो पब्लिसिटी का काम है वो कहीं ना कहीं अहमदाबाद से ही देखा जाता है। तो ये सारा चीज़ें जो हैं, आप कह सकते हैं जो पावर नेटवर्क है, पावर स्ट्रक्चर है, भले ही मोदी जी दिल्ली में बैठते हों, भले ही पूरा हिंदुस्तान उनके हाथ में हो, पावर स्ट्रक्चर का बेस स्टेशन गुजरात है, इसलिए गुजरात इम्पॉर्टेंट है। और सिर्फ पावर स्ट्रक्चर पे ही फोकस नहीं किया, कॉर्पोरेट पे ही फोकस नहीं किया, इस पर ही फोकस नहीं किया उन्होंने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पे भी फोकस किया, सोशल स्ट्रक्चर पे भी फोकस किया, यहाँ तक कि स्पोर्ट्स बॉडीज़ पर भी फोकस किया। गुजरात में जकड़ लिया पूरी तरह से गुजरात को। ऐसा किसी मुख्यमंत्री ने पहले कभी नहीं किया गुजरात में, या किसी भी स्टेट में इतना आधिपत्य किसी भी मुख्यमंत्री का नहीं हुआ जो मोदी जी का गुजरात में। मिसाल के तौर पर अगर आप ये देखें एक और ग्राफिक्स, तो पॉलिटिक्स में पूरी पार्टी में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो, आप कह सकते हैं बीजेपी की अध्यक्ष से लेकर और नीचे तक, म्यूनिसिपैलिटी तक, जो मोदी जी के डायरेक्ट संपर्क में ना हो। और इसीलिए मोदी जी जब मुख्यमंत्री को बदलते हैं, पूरी कैबिनेट बदल देते हैं, तो कोई चूं तक नहीं करता है। तो पूरी पार्टी उनके हाथ में है। और अब जिसका विस्तार हो रहा है राष्ट्रीय स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल लीडर्स हों, पंचायत हों, म्यूनिसिपैलिटी बोर्ड्स हों, आरएसएस के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, और जिससे नहीं बनी वो टिक नहीं पाया, चाहे वो वीएचपी का प्रवीण तोगड़िया ही क्यों ना हो, या फिर आरएसएस के बहुत से ऐसे नेता क्यों ना हो, या फिर संजय जोशी क्यों ना हो, बाहर का रास्ता, ये उनकी ग्रिप है गुजरात पे, जहां से वो आज दिल्ली संभाल रहे हैं। और अगर आप एनजीओज देखेंगे, ऑर्गेनाइजेशंस देखेंगे, जैसे मिसाल के तौर पर दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं सक्सेना साहब, इनका भी एक एनजीओ था। तो एनजीओज जो गुजरात में हैं, बहुत से जो लीडिंग एनजीओज हैं वो भी उनके साथ में हैं।
सोशल एनजीओज़ हैं, फिर एजुकेशनल सोसाइटीज़ हैं, वो भी सब उन्हीं के पास हैं जहाँ बच्चे पढ़ते हैं हज़ारों लाखों की संख्या में। ज़्यादातर एजुकेशनल सोसाइटी डायरेक्ट टच में जो उनको चलाते हैं। लीडिंग ट्रस्ट, हर कॉरपोरेट का, हर सोसाइटी का कोई ना कोई बड़ा ट्रस्ट है राजा रजवाड़ों का, और वो ट्रस्ट भी कहीं ना कहीं उसमें भी दखल है साहेब की। और रिलीजियस बॉडीज़ तो आप जान ही रहे हैं, आश्रम हैं, चाहे वो किसी का भी आश्रम, एक टाइम पे आसाराम बापू के बहुत खास हुआ करते थे। तो जो बड़े आश्रम हैं, जो रिलीजियस बॉडीज़ हैं, चाहे वो आप ये कह सकते हैं मंदिर हैं और भी तमाम रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पर भी उनका दबदबा है। फिर स्पोर्ट्स बॉडीज़ में सिर्फ मैं एक ही की बात करूँगा, मैं लीगल बार एसोसिएशन छोड़ दे रहा हूँ, मैं बाकी एसोसिएशन छोड़ दे रहा हूँ, सिर्फ क्रिकेट की बात कर लेते हैं। गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन, उन्होंने देखा कि ये बहुत पॉपुलर गेम है और इसलिए उसकी लोकप्रियता को देखते हुए मोदी जी ने सबसे पहले गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन पे कब्जा किया। जब वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने अमित शाह को बना दिया। जब अमित शाह मंत्री बने तो उन्होंने फिर अपने बेटे को जय शाह को बना दिया, और आज जय शाह गुजरात नहीं देश का क्रिकेट संभाल रहे हैं। तो ये जो पावर स्ट्रक्चर है, ये जो सोशल स्ट्रक्चर है, आप यूं कह सकते हैं कि गुजरात मोदी जी के लिए ना सिर्फ एक डायनमो है बल्कि सब कुछ वही है। और इसलिए अगर गुजरात हाथ से निकला तो ये साम्राज्य नेटवर्क बिखर जाएगा। और क्या होगा मोदी जी का अगर गुजरात निकला? मुझे लगता है कि कुछ राज, और बहुत बड़े राज, ये शख्स उगलने जा रहा है। इसलिए मैं अब आपको रोकूंगा नहीं, सीधे चलते हैं अहमदाबाद मिश्रा जी के पास। ये जो चुनाव है, ये अगर मोदी जी के हाथ से निकल जाता है फिर क्या होगा? दीपक जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कह दूं कि मोदी जी की जितनी ताकत है, जितनी भी ताकत है, वो सारी की सारी झोंक देंगे। एंड इसमें फेयर और फाउल का कोई डिमार्केटिंग लाइन नहीं होगी इस इलेक्शन को जीतने के लिए। ये मैं जो है स्टेटमेंट करके फिर आगे चलता हूं, और उस साथ में इसके साथ दूसरा स्टेटमेंट भी कर देता हूं कि अगर ये इलेक्शन थोड़े बहुत किसी चीज में अगर वो हारे भी तो भी जो है वो बहुत उठापटक कर डालेंगे, जो है ये इंश्योर करने के लिए कि उनकी पार्टी पावर में आए। भले ही उसमें 8, 10, 12, 15 रेजिग्नेशन भी पड़ जाएं, और जो है उतने लोग जो है रिजाइन कर दें और उसके बेसिस पर मेजॉरिटी आए बीजेपी। नहीं मिश्रा जी, एक चीज मैं एक चीज ये जानना चाह रहा था कि अगर कि गुजरात के लिए मर मिटने को ये गुजरात लॉबी क्यों तैयार हो जाती है? मतलब हर कीमत पर। आप तो कह रहे हैं कि फेयर एंड फाउल, मतलब जैसे युद्ध होता है और जिसमें, और या प्यार होता है जिसमें सब कुछ जायज है। आप अगर इस लेवल पे कह रहे हैं कि गुजरात को हर कीमत पर वो हारने नहीं देंगे, ऐसी क्या बात है गुजरात में? गुजरात से तो बड़े स्टेट है, 80 सीटों वाला उत्तर प्रदेश भी मोदी जी के हाथ में है, महाराष्ट्र 48 सीटों वाला है वो उन्होंने छीन लिया, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है, तो उनके पास तो बाहर बहुत सी सीटें हैं, बहुत सी उनके पास स्टेट्स हैं। तो ये गुजरात जो 26 सीट वाला है, ऐसा क्या है गुजरात में? कोई मणि छुपी हुई है, कोई हीरे जवाहरात छुपे हुए हैं, या आप यूं कह सकते हैं बुनियाद है, उस पेड़ की बुनियाद है कि अगर बुनियाद हिली, जड़ हिली तो पेड़ गिर जाएगा? क्या कहना चाह रहे हैं? कुछ भी नहीं छुपा है सर, उसमें छुपा हुआ दीपक जी नरेंद्र मोदी जी की नाक, नरेंद्र मोदी जी का अहम, नरेंद्र मोदी जी का जो भी पर्सनालिटी आप आज देख रहे हैं, जी। उसका एवोल्यूशन जो हुआ है, समझे, नीचे से ऊपर तक। आज आप जो ठसका देखते हैं उनकी चाल में, या पावर जो देखते हैं चाल में, मैंने जो है 70-80 के दशक में वो भी देखा है कि जब वो लूना के पीछे बैठ के जा रहे होते थे, या स्कूटर के पीछे बैठ के जा रहे होते थे, या वो पार्टी के आम वर्कर के तौर पर भी उनको देखा है।
तो उनको आपका ये कहने का मतलब है कि मोपेड से चलते थे वो? आपने तब देखा उनको नहीं, मोपेड से चलते हुए? स्कूटर साहब चलते नहीं थे वो शंकर सिंह आगे मजाक करते हैं कभी कभी जब बात करते हैं, तो कहते हैं कि देखिए वो जितना भी नरेंद्र मोदी जी घूमे हैं जब शुरुआती दिनों में, तो बोले मेरी मोटरसाइकिल के पीछे बैठ के ही घूमते थे, वो मोटरसाइकिल कभी नहीं, वो चलाते नहीं थे, वो चलाना नहीं आता था। जी। वो कहते थे कि मैं ड्राइविंग जानता हूँ, वो बैक सीट ड्राइविंग जानते हैं। मैं एक सवाल पर आता हूँ और थोड़ा-सा ये हो सकता है कि ये एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो, लेकिन लोग ऐसा कहते हैं कि मोदी जी जब मुख्यमंत्री बने गुजरात में, तो धीरे-धीरे उन्होंने वहाँ पर सत्ता पर वो काबिज़ होना शुरू हुए और सबसे पहले उनकी नज़र गई गुजरात में जो मिल्क कोऑपरेटिव डेयरीज़ थी, यानी जो मिल्क डेयरीज़ थी, जैसे अमूल है, दुग्ध सागर है, हर ज़िले में एक ना एक बड़ी कोऑपरेटिव डेयरी है गुजरात में। और तकरीबन 34-35 लाख मिल्क प्रोड्यूसर्स हैं जो इन कोऑपरेटिव्स के लिए काम करते हैं, एक बड़ा वोट बैंक है। तो उन्होंने सबसे पहले कोऑपरेटिव पर कब्जा किया, दूध पे कब्जा किया, उसके बाद कोऑपरेटिव बैंकों पर कब्जा किया, जितने भी बैंक हैं कोऑपरेटिव, वहां पर चुनाव जीते, अपने आदमी खड़े किए, बैंकों पर कब्जा कर लिया। उसके बाद जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी है, यानी जो जिसे हम मंडी कहते हैं यहाँ पर, मंडियों पे वो उन्होंने कब्जा कर लिया गुजरात में पूरा। एक एक करके सारी लेयर तोड़ते गए और यहां तक कि बाद में उन्होंने क्रिकेट बॉडी पर भी कब्जा कर लिया, गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन, उस पर भी मोदी जी ने कब्जा किया। बाद में मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो अमित शाह को क्रिकेट एसोसिएशन सौंप दिया, अमित शाह जब मंत्री बने तो बेटे जय शाह को सौंप दिया और आज बेटा चला रहा है उनका हिंदुस्तान का क्रिकेट। मैं ये कह रहा हूं कि ये जितना जो कब्जा कर रखा है कोऑपरेटिव पर और आप कह सकते हैं कॉरपोरेट पर, भाई अडानी और अंबानी भी, उनकी जड़ें भी गुजरात में ही है। अगर ये सरकार जाती है, दूसरी सरकार आ जाती है, एक मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, तो क्या फिर भड़बड़ा के ये जो महल है कहीं ना कहीं दरकेगा और मोदी जी के लिए एक मुसीबत का दौर शुरू हो जाएगा 2024 के लिए? दीपक जी, ये जितने आपने चीजें बताई ये सब बाद में उन्होंने कब्जा किया, सबसे पहले पार्टी पे कब्जा किया, और उस पार्टी पे कब्जा करने के लिए भी बहुत जो है गहमा गहमी रही, बहुत लात जोता बोल चला, सिर फूटे, बहुत चीजें हुई। और स्टेज पर स्टेज अगर आप देखेंगे, जितने वेटरन्स थे या उनके साथीदार थे, सब कहीं ना कहीं एक चेसबोर्ड मूव में कहीं ना कहीं साइड होते चले गए। चाहे वो काशीराम राणा रहे हों, शंकर सिंह वाघेला रहे हों, सुरेश मेहता रहे हों, ए.के. पटेल रहे हों, और चिमन केशु भाई शुक्ला रहे पटेल। हों, बहुत बहुत नाम हैं, बहुत से नाम हैं। और जब बात आगे चली तो गोवर्धन झड़पिया रहे हों, वो तो खैर वापस आ गए, लेकिन प्रवीण तोगड़िया, जो डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया, जो उनके साथ उनके दांत काटे की दोस्ती थी, साथ था, जब वो दिल्ली के पावर स्ट्रक्चर में आए तो वीएचपी के टॉप पोस्ट से तोगड़िया जी जो है वो मैनिपुलेट होके बाहर कर दिए गए। और ये सब चीज अगर देखें तो पावर स्ट्रक्चर में सारे चीजों को दरकिनार करने के प्रोसेस में उनके साथ जो थे हर चीज में अडवाणी जी थे। अडवाणी जी का उनके ऊपर चार हाथ थे, और वो उनको सीएम बनाने में भी, मुख्यमंत्री बनाने में भी मेजर रोल अडवाणी जी का था। वाजपेयी जी के रिजर्वेशंस थे और मुझे मालूम है रिजर्वेशंस थे, लेकिन इसके बावजूद ये था। तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो नीचे से हर चीज खत्म की गई, वो अडवाणी जी के उससे करी गई। और कहीं ना कहीं फिर अडवाणी जी भी कहीं ना कहीं लाइन ऑफ फायर में आ गए, वो भी जो है लाइमलाइट से हट गए, कहीं नहीं। तो ये जो पॉलिटिकल जर्नी रही है ये बड़ी क्लियरली डिमार्केट करती है। हैविंग सेड दैट, लेट मी कम टू द पॉइंट आप मेक कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी नीचे से उठा करके पार्टी को ऊपर तक ले जा सकते हैं, लेकिन अगर उनका पावर स्ट्रक्चर डिसइंटीग्रेट कर गया तो ही इज नॉट इन अ पोजिशन टू बी लेड बाय समबडी।
जी वो अब उस स्थिति में नहीं है कि वो किसी के नीचे काम कर सकें। आप उनसे कहिए कि आप मंत्री बन जाइए, एक कैबिनेट बनेगी जिसमें प्रधानमंत्री कोई और होगा, वो पॉसिबल नहीं। उनका मेंटल मेकअप, उनका जो पर्सोना है, वो इस तरीके से बना ही नहीं है, या इस तरीके से इवॉल्व ही नहीं हुआ है। इट इज इवॉल्व वेरी डिफरेंटली। नाउ ही मस्ट बी इन कमांड, एंड कमांड इज नॉट ओनली कि जो आपने उनको स्ट्रक्चर में दिया है, पर वो हर चीज को वो अपने हाथ में ले लेते हैं, कोई भी चीज हो। अगर अगर पार्टी हो या गवर्नमेंट हो या इवन अदर एस्पेक्ट्स जो हैं, तो हर चीज ही मस्ट हैव अ डायरेक्ट कंट्रोल ओवर एवरीथिंग। समझे? बाकी जो भी जी। कोई है, और अब सुनिए दीपक जी, जो भी कोई है, चाहे कितनी भी हाई पोजीशन पे बैठा हो, इज अ फिगर हेड व्हेन इट कम्स टू हिम। यू टेक इट जी, फ्रॉम मी। तो एक सवाल मिश्रा जी और आता है, मेरी भी जी कई लोगों से बात हुई। एक सवाल और आता है कि अगर ये सरकार गुजरात की जाती है, मान लीजिए एक ऐसा सीन होता है कि बॉर्डर लाइन से हार गई सरकार और वहां पर कांग्रेस की सरकार आ गई या आम आदमी पार्टी के समर्थन से आ गई या कोई कोलिशन बन गया, तो बहुत सी फाइलें हैं। 1995 से बीजेपी जो है 27 साल का शासन है, और इस 27 साल में आधे से ज्यादा का जो समय है उसमें मोदी जी मुख्यमंत्री रहे या उनके आदमी मुख्यमंत्री रहे। तकरीबन पिछले 20-22 साल से तो मोदी जी की सब कुछ हाथ में ही रहा है। तो क्या वो जो फाइलें हैं, तमाम ठेके दिए गए, कॉन्ट्रैक्ट दिए गए, अडानी को जमीन, फलाने को जमीन, 2 रुपए की जमीन, क्या इस तरह का एक केन ऑफ वॉर्म्स, एक पिटारा खुल जाएगा और इससे मोदी जी डरते हैं कि भाई इस स्टेट को किसी भी कीमत पे जाने नहीं? ये एक डर है क्या? देखिए साहब, ये तो हर पॉलिटिशियन को डर रहता है, इनको भी है। लेकिन किसी ना किसी पॉइंट पे, किसी ना किसी पॉइंट पे ये पावर स्ट्रक्चर के अंदर ही उसका, उसमें जब राइज है, तो किसी पॉइंट पे उसी के अंदर फॉल भी लिखी हुई। आप जब उठ रहे हैं, जो आपकी सक्सेस की कहानी लिखी जा रही है, उसी में ही आपकी डिक्लाइन की कहानी लिखी है। इट इज इट इज बिल्ट इनटू दैट सिस्टम। तो कहीं ना कहीं आप कोई भी चीज कहीं भी छुपा लेंगे, वो चीजें खुलेंगी। और ये नहीं, बहुत सी चीजें खुलेंगी। वो ब्यूरोक्रेट्स के बहुत से एक्शंस खुलेंगे, समझे? बहुत सी बहुत से इंक्वायरी प्रोजेक्ट्स कमीशन प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सी इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट्स जो अभी किसी को मुहैया नहीं है, वो भी खुलेंगी। किसी भी कीमत पर कोई भी रास्ता अख्तियार करना पड़े मोदी जी को, शायद गुजरात में हार उन्हें स्वीकार नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मोदी जी गुजरात, अगर भाजपा गुजरात, भारतीय जनता पार्टी गुजरात जीतेगी, तो मोदी जी गुजरात जीतेंगे। क्योंकि मोदी जी के नाम पर इलेक्शन लड़ा जा रहा है। उनका जो लेटेस्ट स्लोगन आया, उससे भी क्लियर हो जाता है। मतलब हर कीमत पर वो जीतना चाहेंगे या नहीं, मैं आप वही और बता जीत रहा हूं लेंगे? कि वो जीतेंगे। अगर मोदी, अगर बीजेपी जीतेगी तो मोदी जी जीते हैं। और अगर बीजेपी हारी है, हारती है, तो भी मोदी जी जीतते हैं और भाजपा की सरकार बनती है। क्योंकि गुजरात किसी हाल भी, मैं बहुत एम्फिसिस के साथ कह रहा हूं कि गुजरात किसी हाल भी, नरेंद्र मोदी जी कैनॉट अफोर्ड टू लूज गुजरात। जी, Whatever happens, anything, he will see, ensure that he मतलब doesn't lose. आपका कहने का मतलब है कि पोजीशन गुजरात में टाइट है, और अगर इत्तेफाक खुदा ना खास्ता अगर गुजरात में बीजेपी संख्या से नीचे रह गई, सरकार नहीं बना पाई, दूसरी सरकार बन सकती है किसी और पार्टी की, तो भी संख्या बल को तोड़कर फोड़कर किसी भी सूरत में वो हारने के बाद भी, अगर हार भी जाते हैं, पहली बार तो हम ये नहीं कह रहे कि मोदी जी हार रहे हैं, लेकिन अगर हार भी जाती है बीजेपी तो भी वो सरकार अपनी ही बनाएंगे। और इस खेल में वो माहिर है, हमने कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में वो मिसालें देखी हैं। यही कहना चाह रहे हैं मिश्रा जी आप? मैं यही कह रहा हूं, और ये साथ में ये भी कह रहा हूं कि मुझे आप बताइए कि अगर अगर विपक्ष के 10 एमएलए या 15 एमएलए रिजाइन कर देते हैं हाँ, तो इलेक्शन सरकार के, बन गई।
हाँ, अगर मतलब अगर कांग्रेस आई और अगर कांग्रेस के 99 से भारतीय जनता पार्टी 111 पर पहुंच सकती है, जी, जी। समझे? 99 होने के बाद उसको इतना सेफ कर दिया। आप सोचिए, 92 ही तो चाहिए ना सरकार बनाने को, फिर भी जी, साथ थे ना, पर उसको सेफ करके 111 के आसपास पहुंचा दिया ना। मतलब हार कर जीतना जानते हैं मोदी जी। अब अब दोस्तों मिश्रा जी को आपने सुन लिया, उनके खुलासे सुन लिए। मैंने बहुत से फैक्ट्स आपके सामने रखे कि गुजरात इतना इम्पोर्टेंट मोदी जी के लिए क्यों है। ये आपको समझ में आ रहा होगा, तस्वीर समझ में आ रही होगी कि सारा पावर स्ट्रक्चर वहीं पर बेस्ड है, वहीं पर फाउंडेशन है सब चीज़ की। और भले ही दिल्ली उनकी सीट ऑफ पावर हो, लेकिन बेस स्टेशन गुजरात है। इसलिए किसी भी कीमत पर मोदी जी गुजरात नहीं हारना चाहेंगे, हार ही नहीं सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते वो। लेकिन इस बार पोजीशन थोड़ी टाइट है, गेम थोड़ा और ज़्यादा पिछले चुनाव के तुलना में और ज़्यादा मोदी जी के लिए मुश्किल होता जा रहा है। मैं अपडेट देता रहूँगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मोदी जी चुनाव एकदम हार गए हैं, ऐसा नहीं है। फाइट टफ है, कांटे की टक्कर है, और बाकी तो फिर खेल चाणक्य करते ही हैं। तो देखेंगे, अपडेट भी हम आपको देते रहेंगे। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, लोगों तक जाए, वोटर्स तक पहुँचे जो गुजरात के वोटर्स हैं, और 2024 में जो वोट देंगे, जनादेश देंगे, वो भी ये वीडियो देखें, समझें, इस पावर स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश ज़रूर करें। क्योंकि वोट देते समय, मशीन दबाते समय बहुत सी चीज़ें दिमाग में रहनी चाहिए, माइंड मेकअप करते समय। तो इसलिए ये वीडियो शेयर करिए। और ये वीडियो गोदी मीडिया तो कभी बनाएगी नहीं, वो तो हमेशा पर्दे डालती। इसलिए मैं कहता हूँ आपसे कि इसको प्लीज़ ज़रूर शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से कहिए। इतना बस मुझ पर एहसान कर दीजिए, हौसलों के साथ साथ, कि इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से कहिए, जानने वालों से कहिए, लाइक माइंडेड लोगों से कहिए, और साथ ही साथ कमेंट ज़रूर भेजिए, आइडियाज़ ज़रूर भेजिए, और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो ये आज का वीडियो, तब फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।